दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ठीक है। और ये जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम सोशलॉजी के क्वेश्चन स्पेशल लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है। जब से आपके एग्जाम में सोशलॉजी और मेडिकल लाइन से 50% सिलेबस को कवरअप किया गया है, उसी के साथ ये हमारी जो वीडियो रहेगी टोटली सोशलॉजी के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर सोशलॉजी के क्वेश्चन कराइए, और उनकी बात सही भी थी, क्योंकि सोशलॉजी जो है ये कठिन है मेडिकल लाइन से। क्योंकि देखना, अगर गलत होने के चांसेस रहेंगे तो सबसे ज़्यादा सोशलॉजी के क्वेश्चन गलत होंगे और मेडिकल वाले सभी के सही होंगे। ठीक है। तो उसी क्रम में हम आपसे कहते हैं कि सोशलॉजी का एक ही तरीका है, आप उसको डेली रिवीजन करें। ठीक है। डेली कम से कम 1 घंटे रिवीजन करें, कम से कम, मैक्सिमम आप 2-3 घंटे कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि विवाह के संदर्भ में किसने कहा था कि ओ माय गॉड किसने कहा था कि विवाह की जड़ें परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में, यानी कि ये स्टेटमेंट किस राइटर का था। तो ये स्टेटमेंट हमारे ऑप्शन नंबर ई बेस्टर मार्क साहब का किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रॉबिन फॉक्स के अनुसार विवाह के विभिन्न उद्देश्यों में किसे शामिल नहीं किया जाता। किसे शामिल नहीं किया जाता। देखो, आपको जल्दबाजी एग्जाम में भी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त 120 मिनट का समय रहेगा। तो आप आराम आराम से क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग क्या है, 1/4 माइनस मार्किंग, यानी कि आप जो 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 क्वेश्चन सही कट जाएगा। इसलिए आपको जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पर रॉबिन के अनुसार शामिल नहीं किया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है, संस्कृति की रक्षा, ये हमारा शामिल था। भावात्मक संतुष्टि ये भी शामिल थी। और जो हमारा वैध यौन संबंध शोषण था ये भी हमारा शामिल था। लेकिन बंधुत्व की भावना, बंधुत्व की जो भावना थी, फ्रेंडशिप की, वो नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस भारतीय विद्वान का मानना है कि हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति होते हैं। रति मतलब आनंद होता है। ये किस विद्वान का थिंक था। ठीक है। किस विद्वान की सोच थी। ऑप्शन नंबर ए है मेघातिथि, बी हमारा है के एम कपाड़िया, सी है पी एन प्रभु एंड डी हमारा है मनु। तो ये जो मानना था वो हमारे ऑप्शन नंबर बी के एम कपाड़िया साहब का था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वात्स्यायन ने किस विवाह को आदर्श विवाह की संज्ञा दी है। मैं जब वहाँ पर पढ़ा रहा था थ्योरी क्लास में, वहाँ पर देव विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, ठीक है, ब्रह्म विवाह, सारे विवाह के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, और वो जो हमारा वीडियो था वो हमारे हाथ के खुद के बने हुए नोट्स से, उसी से हमने रिवीजन भी करवाया है। ठीक है। तो यहाँ पर वात्स्यायन ने किस विवाह को आदर्श विवाह बताया है, तो जो हमारा गंधर्व विवाह होता है इसको क्या बताया था, आदर्श विवाह, यानी कि आइडल मैरिज की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम समाज में विवाह को डांट डांट माना जाता है। प्राचीन काल से यह परंपरा आज भी चली आ रही है। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। तो एक होता है मुस्लिम विवाह में कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि संविदा होती है। तो जो मुस्लिम विवाह होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविदा बेस शादी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसमें पुरोहित और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। यह कथन किसने कहा था, यानी कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ये स्टेटमेंट हमारे ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे अमीर अली साहब हैं, ये इन्होंने मुस्लिम विवाह का एक संविदा है, ये इनका स्टेटमेंट था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द, देखो इसमें क्या होता है, मुस्लिम विवाह में एक मुल्ला आते हैं, शायद गाजी या काजी जो भी होते हैं, मौलाना आते हैं, वो कुछ मुस्लिम का कुछ पढ़ के, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान करके क्या करते हैं, वो शादी कर देते हैं। इसमें पुरोहित और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुताह अस्थायी विवाह किस मुसलमान में अधिक प्रचलित है। किस मुसलमान में अधिक प्रचलित है। जो हमारा मुताह होता है, मुताह मतलब अस्थायी विवाह, अस्थायी विवाह। तो वो हमारा जो एक मुसलमान में 2 जाति होते हैं, एक होता है शिया, एक होता है सुन्नी। ठीक, एक होता है शिया और एक होता है सुन्नी। तो इसमें देखेंगे जो मुताह होता है, ये विवाह किस मुसलमान में प्रचलित हो। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, तातर मुसलमान, बी है कुर्द मुसलमान, सी है रोहिंग्या मुसलमान एंड डी हमारा है सिया मुसलमान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सिया मुसलमान में मुताह यानी कि अस्थायी प्रकार का विवाह देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है।
कौन सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लियान पति जब पहली बार व्यभिचारी का आरोप लगाया, यानी कि लियान जो होता है इसमें क्या होता है, पति जो होता है अपनी महिला पर यानी कि अपनी पत्नी पर व्यभिचारी का आरोप लगाता है, ठीक है। उस पर क्या करता है, ब्लेम करता है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ये कर रही थी, आप वो कर रही थी, एक प्रकार का क्या करने का ब्लेम लगाता है, उसे हम लियोन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मुबारत रजामंदी से तलाक। तो जो हमारी मुबारत होती है उसमें रजामंदी मतलब दोनों साइड से रजामंदी होती है, हस्बैंड और वाइफ दोनों साइड से तलाक के लिए रजामंदी होती है, उसे हम मुबारत बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ईला, एक बार में 3 बार तलाक कहकर बोला, नहीं ये नहीं होगा। ईला जो हमारे होता है एक प्रकार का क्या है, विवाह का टाइप होता है मुसलमानों में। ऑप्शन नंबर डी है तलाक उल तफबीज, पति पत्नी की रजामंदी से होने वाला तलाक है, ये हमारा सही है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संकट काल में जब व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है, लेकिन परिवार के लिए यह जीवन पर्यंत परिश्रम करता है, यह कथन क्या है, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए है मैकावर का, बी हमारा है मालिनोव्स्की का, सी है अरस्तू का, एंड डी हमारा है कार्ल मार्क्स का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए मैकावर का है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है परिवार समाज की कोशिका के समान होती है, परिवार जो है समाज की सेल के समान होती है, यह कथन किसका था, यह स्टेटमेंट किसका था। ऑप्शन नंबर ए है मैकावर एंड पेज, बी हमारा है अरस्तू, सी है कॉम्टे एंड डी हमारा है टायलर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अगस्ट काम्टे, इनका पूरा नाम था अगस्ट काम्टे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार के संदर्भ में मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। एक होता है मात्र सत्तात्मक, एक होता है पित्त सत्तात्मक। तो मात्र सत्तात्मक ये होता है कि जो वंश और पीढ़ी का नाम चलता है वो माता के नाम चलता है, और पित्त सत्तात्मक में होता है वंश और पीढ़ी का नाम पिता के नाम से चलता है, यानी कि पिता का जो बेटा होगा वही क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा। लेकिन मात्र सत्तात्मक में जो महिला होगी आगे उत्तराधिकारी बनेगी, वो बेटी या बहू बन सकती है। तो ये आप डिफरेंस याद कर लीजिए। कुछ लोगों को लगता है सर हमको आता है, लेकिन क्या होगा, हमको ये जो चीज़ें डिटेल में बताते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाता है। अगर आपको कुछ डाउट होती तो आपको क्लियर भी हो जाता है, तो आपको लगता है कि हाँ ये रिवीजन गलत है, तो गलत नहीं है, आपके लिए सही है। ठीक है, जब हम बोलते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें तो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 11 नंबर का वो हो जाएगा ब्रिफाल्ड साहब का था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, कौन सा सुमिलित नहीं है आपको पता लगाना है, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो एकल विवाह जो सिद्धांत था ये हमारा वेस्टरमार्क के द्वारा बताया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रगतिवादी सिद्धांत मैकावर पेज का नहीं है, ये प्रगतिवादी सिद्धांत है ये नहीं है। आर्थिक सिद्धांत जो था ये रॉल्फ लिडनर साहब का था, ये भी हमारा सही है। उद्ध विकास सिद्धांत बेकोफेन का था, ये भी वही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस आयोग ने जातिगत असमानता के संदर्भ में यह कहा था कि भारत में व्याप्त जातिगत असमानता हमारे दिमाग को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी ताकत है, ये किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए है कालेकर समिति, बी हमारा है वेंकट चलैया समिति, सी हमारा है मंडल आयोग एंड डी हमारा है मुदलियर आयोग। तो ये बताया था हमारा मंडल आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द। और जो हमारी चलैया समिति ये कर सुधार के लिए आई थी, किसके लिए, कर सुधार के लिए हमारी चलैया समिति आई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है लेकिन क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐतिहासिक अवलोकन के अंतर्गत भारत के किस भाग में अस्पृश्यता या छुआछूत का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो छुआछूत देखने को मिलती है आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी, यानी कि साउथ में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि व्यक्ति को अपनी जाति वाले व्यवसाय को करना पड़े तो इसका परिचय समझा जाता है। अपनी जात वाले व्यवसाय को करना पड़े तो उसको क्या कहा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जातीय व्यवसाय रूढ़िगत। यानी कि कहने का मतलब समझिएगा, जैसे क्या है, मतलब जैसे नाई का बेटा क्या होगा, नाई होगा, दर्जी का बेटा क्या होगा, दर्जी होगा। वो जात वाला उसका व्यवसाय है। भाई नाई का जो जाति थी ये नाई थी, वो क्या करेगा, हेयर कटिंग करेगा, इसीलिए जाति व्यवसाय करना पड़ रहा है, वो हमारा होता है जातीय व्यवसाय रूढ़वादी। तो ऑप्शन नंबर सी समझने की कोशिश करेंगे, किसान का बेटा किसान, लेकिन हम सब माहौल बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो सब चीज़ें परिवर्तन हो रही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, प्राकृतिक लैंगिक असमानता के अंतर्गत किस तथ्य को शामिल किया जाता है? किस तथ्य को शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लिंग परीक्षण के द्वारा गर्भपात कराना, ये असमानता है, बिल्कुल बात सही है। मौलिक अधिकारों से वंचित रखना गलत है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसमें कहा गया है, समझने की कोशिश करना, प्राकृतिक लैंगिक असमानता के अंतर्गत किस तथ्य को शामिल किया जाता है? असमानता की बात की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लिंग परीक्षण के द्वारा गर्भपात करना असमानता होती है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलौकिक विश्व शक्ति में विश्वास ही धर्म है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका था? यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, किस राइटर का है? तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेजर, बी है मेलनोवस्की, सी है जॉनसन एंड डी हमारा हबल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जॉनसन साहब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, धर्म के संदर्भ में आत्मवाद एवं जीववाद का प्रतिपादन किसने किया था? आत्मवाद और जीववाद का प्रतिपादन, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर डी टायलर साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म की उत्पत्ति प्राकृतिक शक्तियों एवं घटनाओं से हुई है, यह कथन किस विद्वान का है? यानी कि यह कथन जो स्टेटमेंट दिया था, ये किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है लियो टॉलस्टॉय, बी है मैक्स मूलर, सी हमारा है बाल गंगाधर तिलक एंड डी हमारा है होमर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टोटमवाद के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है इसका प्रतिपादन दुर्खिम ने किया था, बिल्कुल बात सही है। इसके तहत समाज को देवता माना जाता है, ये भी सही है। धर्म सामूहिक जीवन का प्रतीक है, ये भी सही है। धर्म में अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, विश्वास ही गलत है। जो धर्म होते हैं उसमें अनुष्ठान और कर्मकांड होते हैं, तो यहाँ पर नहीं कहा गया, तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ऊपर तीनों के हमारे सही है। यहाँ पर अगर हाँ होता तो ये भी हमारा सही हो जाता, लेकिन धर्म क्या है? अनुष्ठान होते हैं, प्रक्रिया होती है, कर्मकांड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है भाषा एक पद्धति है जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया का समावेश होता है, बिल्कुल बात सही है। यह यादृच्छिक संकेत के रूप में भी अव्यक्त होता है, ये भी बात सही है। भाषा वंचिका ध्वनि संकेत है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अभिव्यक्त किया जा सकता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का प्रकार नहीं है? देखो, लिखित भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होती है, मौखिक भाषा होती है, लेकिन तार्किक भाषा नहीं होती है। लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, ये हमारी 3 भाषाएं होती हैं, लेकिन रीजनिंग मतलब तार्किक वाली भाषा नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, छोटे बच्चे और उसकी माँ के बीच का संबंध किस भाषा के माध्यम से पूर्ण होता है? किस भाषा से? बिल्कुल, घर में छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल नवजात बेबी होता है, वो जब 6 या 1 साल का हो जाता है, मंथ का हो जाता है, तो मम्मी से अगर उसको पीना होता है तो क्या करता है? इशारा करता है, संकेत करता है, ठीक है। वो लिख नहीं पाता, बोल नहीं पाता, वो केवल संकेतिक भाषा करता है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से एक भाषा का अंग नहीं है? कौन सी एक भाषा का अंग नहीं है? ए है ध्वनि, बी है वर्ण, सी हमारा लिपि एंड डी हमारा आवृत्ति। तो आवृत्ति जो होती है ये हमारा एक फिजिकल टर्म है, यानी कि फिजिक्स का टर्म है, लेकिन ध्वनि, लिप, वर्ण ये हमारे होते हैं, लेकिन नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में बाल शोषण बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं? भारत में बाल शोषण, अच्छा बाल शोषण होता है क्या है? बाल शोषण वो होता है कि छोटे बच्चे होते हैं 10, 12, 15 साल के, उनसे लोग क्या करते हैं? काम करवाते हैं। लड़का काम करेगा कब? देखो, जब उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, जब पूरी नहीं हो पाएंगी, तब बच्चा क्या करेगा? दूसरे के यहाँ काम करेगा, ठीक है, सफाई करेगा, झाड़ू लगाएगा, बर्तन धुलेगा, ठीक है, होटल पे काम करेगा। इसी प्रकार का शोषण होता है, ठीक है। और क्या होगा? वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा, तमाम प्रकार की उसको दिक्कतें देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ कहा गया है मुख्य कारण क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर, भाई उसके पास पैसा नहीं होगा, शिक्षा से वंचित हो जाएगा, कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी किसी फैमिली भी कमजोर होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, महिलाओं के प्रति बढ़ रही हिंसात्मक गतिविधियों की मुख्य रूप से किसे जिम्मेदार माना गया है? किसे जिम्मेदार माना गया है? पारिवारिक मूल्यों का अभाव, बिल्कुल सही है। जो परिवार में मूल्य होते हैं, नैतिक होते हैं, मोर्टलिटी होती है, उनमें देखने को मिलती है। मोरलिटी जो होती है, शिक्षा से महिलाओं को वंचित रखना, ये भी बात सही है। मनोवैज्ञानिक आधार पर महिलाओं का कमजोर होना, यानी कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने आप को कमजोर समझती हैं। महिलाओं को
कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आप देख लिए उदाहरण के तौर पर क्या है, आपके जो देश की वित्त मंत्री हैं क्या है, निर्मला सीतारमण ही तो है, वो क्या है, महिला हैं, इसलिए लड़की हैं, लड़ सकती हैं, तो समझ जाइए कमज़ोर नहीं हैं। वो मनोवैज्ञानिक नहीं है कि दिमाग से कमज़ोर होती हैं, लेकिन शारीरिक या सोचने की क्षमता से कमज़ोर नहीं होती, वो कुछ भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में किस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में किस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो मैं बता दूं, किसी भौगोलिक क्षेत्र पर जब एक ही समय में जन्म दर ज़्यादा होती है, मृत्यु दर कम होती है, तो उसे हम जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा देते हैं। तो देख लिए, उच्च जन्म दर और निम्न दर जो होती है, ये हमारी जनसंख्या विस्फोट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारत में मृत्यु दर कितनी थी। तो जो हमारी स्वतंत्रता के समय भारत में मृत्यु दर थी, वो हमारी कितनी थी, वो हमारी 47,1000 थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व के ज़्यादातर विकसित जनसंख्या संक्रमण के किस चरण में स्थित है। विश्व में ज़्यादातर विकसित देश जनसंख्या संक्रमण के किस चरण में स्थित हैं। तो ये आप चौथे चरण में यानी कि खत्म होने की स्टेज पे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या विस्फोट का दशक माना जाता है। भारत में जनसंख्या विस्फोट का दशक माना जाता है। देखो, इस क्वेश्चन में कभी कई अलग अलग बुक में आंसर दिया है, कभी 62 से लेकर आपको 72 मिलेगा, कभी 61 से लेकर 72 मिलेगा। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन को आप डाउट है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप डाउट है। देखो, तो पहले इसमें कहा गया है दशक, तो बात समझिएगा, दशक कितने वर्ष का होता है। दशक हमारा होता है 10 साल का, ठीक है, 10 साल का होता है। क्वेश्चन को समझिएगा, लेकिन यहाँ पर जो गैप देखिए कितने हैं, 30 साल का गैप है। यहाँ पर कितना गैप है, 50 से 40 साल का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 40 साल गैप है। यहाँ पर अगर दशक दशक मेरा 10 साल का होता, लेकिन इनमें गैप कितना है, किसी में कम किसी में, ये तो सारे ऑप्शन गलत हैं। आप गूगल करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर पाएंगे। 1961 से लेकर 1971 का जो हमारा दशक था, इसमें बहुत ही तीव्र संख्या से जो हुआ दशक था, जनसंख्या विस्फोट हुआ था। तभी देखो, जब हमारा 1961 से लेकर 71 तक जो हमारा था 10 साल का, तभी हमारा 72 में क्या हुआ था, सरकार ने क्या था, परिवार नियोजन की तमाम प्रकार की सुविधाएं लॉन्च की थी, पुरुष नसबंदी, ये सब हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना में देखने को मिली थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 1961 से लेकर 1971 तक का। ठीक है, आप 1961 से 69, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। दशक हमारा 10 साल का होता है, लेकिन दोनों बीच में कहीं भी 10 साल का गैप नहीं है। ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। चाहे ऑप्शन गलत मान लीजिए, चाहे ये हमारा ये यहाँ पर अवध भी हो सकता है। अगर यहाँ पे अवध होगा तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा, तब 1961 से लेकर 1971 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को यहाँ पर सारे हटा दीजिए, यहाँ पर 1961 से लेकर 1971 का दशक मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत कि किस एकमात्र राज्य में वर्ष 2001 से 11 के दशक में दौरान जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। नागालैंड। भाई नेगेटिव मतलब नेगेटिव नकारात्मक, और नागालैंड नाफा नागा और नाफा नकारात्मक। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को प्रथम जननांकीय महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। तो हमारा जो 1921 का था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, महान विभाजक वर्ष इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक किस दशकीय वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन मज़ेदार आया है, यहाँ पर दशकीय बोल दिया है, तो यहाँ पर दशक देख लिए 1961 से 1971 का। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर सही दिया है। वर्तमान समय में भारत में कुल शिशुओं की मृत्यु दर कितनी है। कुल शिशुओं की मृत्यु दर कितनी है, तो यहाँ पर 29 बच्चे 1000 पर डेड कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गरीबी के कारण उत्पन्न सामाजिक समस्याओं में किसे शामिल नहीं किया जाता। किसे शामिल नहीं किया जाता, तो यहाँ पर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, वाइट कॉलर क्राइम, यानी कि वाइट कॉलर क्राइम। ऑप्शन नंबर डी इज द। बाकी हमारे क्या हैं, भिक्षावृत्ति, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, हमारे सारे कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द फ्यूचर ऑफ इनइक्वलिटी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। द फ्यूचर ऑफ इनइक्वलिटी नामक पुस्तक की रचना किसने दी थी। तो इसके जो रचनाकार थे वो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, इसके रचनाकार जो हमारे थे वो पमेला सेबी भी थे और MM निलर भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है। कितने परसेंट? 70%। हमारा भारत देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लोग खेती ज़्यादा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। दोनों की बात की गई, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में 70% जनता हमारी काम करती है। नेक्स्ट है, मानसून पर निर्भरता के कारण भारतीय कृषि को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? किनका भाई सामना करता है? देखो, बाढ़ आएगी, भूखा होगा, लेकिन भुखमरी से प्राकृतिक जो होती है चुनौतियों का सामना, जो मानसून होता है, मानसून से भाई, मानसून से भुखमरी नहीं आती है। मानसून से क्या होगा? सूखा होगा, बाढ़ आएगा, लेकिन भुखमरी नहीं आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ए व बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ए व बी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि के अधिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? जो हमारी भारतीय कृषि है उसके अधिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? अशिक्षित किसान, यानी किसान जो हैं क्या हैं? स्किल नहीं है, उनके पास शिक्षा का कौशल नहीं है, भी है उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है कि वो अत्याधुनिक उपकरण ले पाएँ। नेक्स्ट हमारा है, परंपरागत तकनीक का उपयोग, यानी कि उनके जो पुराने कृषि के करने के तौर तरीके थे उन्हीं का उपयोग कर रहे हैं, नए नए कृषि यंत्रों का और कुछ भी चीज़ें का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, गंदी तथा घनी बस्तियों में निवास करने वाले भारतीय किसानों को किस प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है? किस प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है उनका? घनी तथा गंदी बस्तियों में भाई उनका खराब स्वास्थ्य होगा, क्योंकि पोल्यूशन एरिया होगा, ठीक है, सही से पानी निकास व्यवस्था नहीं हो पाएगी। गंदी बस्तियों में रहेंगे तो खराब स्वास्थ्य होगा, कार्य क्षमता पर नकारात्मक की क्या होगा? उनकी कार्य करने की क्षमता भी घट जाएगी, अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 1965 एवं 1971 में भारत को किस देश के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा जिससे कृषि विकास पर नकारात्मक प्रभाव था? भाई सभी को जानते हैं, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दहेज द डर बुराई है, इससे महिलाओं का आत्मसम्मान कमजोर होता है एवं उनका उत्पीड़न होता है। तो क्या है? दहेज एक सामाजिक बुराई है। दहेज एक सामाजिक बुराई है, समाज में होने वाली बुराई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दहेज उन्मूलन हेतु दहेज प्रथा निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये हमारा 1961 में आया था। कब? 1961 में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, समकालीन दहेज दुल्हन के परिवार द्वारा शक्तिशाली संबंध और पैसा बनाने के लिए महिलाओं का उपयोग डांट डांट के रूप में किया था। किसके रूप में किया था है? तो देखो, ऑप्शन नंबर ए वैकल्पिक इच्छा, बी हमारा है वस्तुकरण, सी है आर्थिक सहायता एंड डी हमारा है मूढ़ीकरण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वस्तुकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वैधानिक नियमों के लागू होने के बावजूद दहेज प्रथा आज भी प्रचलित है, क्योंकि सामाजिक रूप से मान्य है। क्या है? सामाजिक रूप से मान्य है। समाज में सभी लोगों को दहेज लेना देना क्या है? स्वीकार है। कागजों पे इसका विरोध होता है, लेकिन समाज में क्या है? मान्य है, इसीलिए ये सब चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार के उत्पीड़कों को शामिल किया जाता है? भाई किस प्रकार के उत्पीड़कों को शामिल किया जाता है? घरेलू हिंसा मतलब घर में होने वाली हिंसा, मारपीट, पति पत्नी में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, सास ससुर में लड़ाई, ये हमारी क्या है? घर में होने वाली हिंसा है। तो शारीरिक हिंसा यानी कि पति क्या है? अपनी वाइफ को पीट सकता है, तो शारीरिक हो गया। मानसिक है, बहू जो है बहू को सास प्रताड़ित करती है, तो एक प्रकार का मानसिक हो गया। मनोवैज्ञानिक अंश पे जोर दबाव डालना, ठीक है, उसको मानसिक संतुलित बिगाड़ना, किसी प्रकार की समस्या में झेलाते रहना, तो ये हमारे मनोवैज्ञानिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द साइको होता है, साइको, ठीक है। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा की शिकार अधिकतर किस तरह की महिलाएं होती हैं? किस तरह की महिलाएं होती हैं? तो सबसे ज़्यादा विवाहित होती हैं। भाई जो लड़की होगी घर में रह रही होगी, उसकी शादी नहीं होगी, तो उसके मम्मी पापा कम टॉर्चर करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसके सास ससुर, उसका पति हस्बैंड ज़्यादा टॉर्चर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा का उद्देश्य हो सकता है, घरेलू हिंसा का उद्देश्य क्या हो सकता है? धन की उगाही करना, यानी कि लड़की शादी करके गई थी और उससे क्या है? उसके सास ससुर दहेज की डिमांड करते हैं, ठीक है। कमज़ोरों पर हावी होना, यानी कि ये क्या है? स्त्री कमज़ोर होती है तो उस पर क्या होते हैं? जो हावी होते हैं, यानी कि घर के अन्य सदस्य उस पर हावी हो जाते हैं। यौन सुख की इच्छा करना, ये हमारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मौखिक और भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसे शामिल किया जाता है? मौखिक और भावनात्मक हिंसा, यानी कि उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना,
ठीक है, वो अपमान करना हो जाएगा, यानी कि हम किसी को अपमानित कर देंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, फीलिंग जो उसकी भावना है वो हर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी फीलिंग हर्ट हो जाएगी। तो यदि भी उपहास यानी कि मजाक उड़ाना, किसी के मजाक उड़ा दोगे और वो बुरा मान जाएगा, उससे क्या हो जाएगी, फीलिंग हर्ट हो जाएगी। अभद्र भाषा का प्रयोग यानी कि गाली गलौज करना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे आरोपी को डांट साल की कारावास सजा दी जाती है, उसे 1 साल की कारावास सजा हो सकती है। नेक्स्ट है, आयु के आधार पर पीढ़ियों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। आयु के आधार पर, तो आयु के आधार पर हमारी 3 प्रकार की पीढ़ियाँ होती हैं। कितनी, 3 प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच के अंतर को कहा जाता है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं हम, अंतर पीढ़ी बोलते हैं। ये पढ़ा होगा, अंतर पीढ़ी संघर्ष और अंतरा पीढ़ी संघर्ष। अंतरा मतलब जिसमें बड़ा अंतरा हो गया, अंतरा मतलब होता है एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच संघर्ष, यानी कि हमारा भाई और हम में जो हमारा संघर्ष होगा, हमारे बीच में और हमारे भाई में जो संघर्ष होगा उसे हम अंतरा पीढ़ी संघर्ष बोलते हैं। और हमारा और हमारे दादा के बीच जो संघर्ष होगा उसे हम अंतर पीढ़ी संघर्ष बोलते हैं। ठीक है, सेम पीढ़ी में संघर्ष, जैसे हमारा भाई हमारा यानी मैं और मेरे भाई में अगर लड़ाई होगी तो एक ही पीढ़ी है ना, तो ये हमारा अंतरा पीढ़ी संघर्ष होता है। और हमारा और हमारे पर बाबा के साथ लड़ाई होगी तो ये हमारा अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार आपको भूलने से छुट्टी मिल जाएगी। नेक्स्ट है, पीढ़ियों से संबंधित समस्याएं किस प्रकार की घटनाएं हैं। पीढ़ियों से संबंधित समस्याएं किस प्रकार की घटनाएं हैं, तो ये हमारी समाज शास्त्रीय घटनाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामाजिक जीवन शैली में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। सामाजिक जीवन में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है नगरीकरण, बी है औद्योगिकरण, सी है केवल ए और बी, एंड डी हमारा सांस्कृतिकरण। तो सामाजिक जीवन शैली में नगरीकरण, लोग क्या हैं, गांव से सिटी की तरफ जा रहे हैं, नगर की तरफ जा रहे हैं। औद्योगिकरण यानी कि सब क्या है, इंडस्ट्रियल हो रहा है जमाना। तो ऑप्शन नंबर सी केवल ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामूहिक कल्याण या हित के विरोधी होती हैं और ऐसी परिस्थितियों में माहौल तनावपूर्ण या संघर्ष हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे व्यक्तित्व हित प्रभाव बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारण हो सकते हैं। जो हमारा अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है उसके कारण क्या हो सकता है भाई, विचारों में होता देखो, अंतर पीढ़ी संघर्ष किसका होता है, विचारों में संघर्ष, ठीक है, किसी सामान को पाने में संघर्ष, किसी को भाषा को लेकर संघर्ष, किसी वस्तु को पाने के लिए संघर्ष। तो संघर्ष किसी प्रकार का भी हो सकता है, धार्मिक संघर्ष, सांस्कृतिक संघर्ष, विचारों में संघर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जातिवाद के सामाजिक परिवर्तकों में से किसे शामिल नहीं किया था, किसे शामिल नहीं किया था। तो धार्मिक होता है, सांस्कृतिक होता है, आर्थिक, लेकिन शैक्षणिक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जातिवाद के कारण प्रभावित होती है। जातिवाद के कारण क्या होती है, आपका राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है, सामाजिक एकता प्रभावित होती है, संपूर्ण एकता प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो जात क्या होगी, अगर जातिवाद सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिलता है, जातिवाद आज का सबसे ज़्यादा आपको पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में देखने को मिलेगा। कहाँ, राजनीति में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जातिवाद। ठीक है, तो जातिवाद से क्या होती है, आपकी जितनी एकता है ये खंडित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जातिगत आधार पर आरक्षण की सुविधा संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि किस आर्टिकल में प्रोवाइड की गई है। तो ये हमारी ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 15 में, भारतीय संविधान की आर्टिकल 15 में ये चीज़ बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो ब्राह्मण का जो काम होता है वो वेदों का ज्ञान करवाना या पढ़ाई का काम करवाना। क्षत्रिय क्या होता है, योद्धा का काम करना। वैश्य क्या होता है, वैश्य का काम होता है सेवा प्रदान करना नहीं होता है, वैश्य मतलब होता है व्यापारी। और शूद्र क्या होता है, ये हमारे ग्रुप डी के काम करते हैं, यानी कि ये मजदूर लेबर वर्ग के होते हैं। लेकिन जो हमारा वैश्य होता है ये हमारा क्या होता है, ये व्यापारी होता है। ठीक है, तो हमारा समाज क्या था, 4 वर्गों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम होता शिक्षा देना, क्षत्रिय का मतलब होता क्या,
रक्षा करना, और वैश्य का मतलब होता है व्यापारी, और शूद्र का मतलब होता है लेबर वर्ग। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसका काम होता है व्यापारी का। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ठीक है।